मोबाइल ने जब से लोगों की जिंदगी में दस्तक दी है तो लोग अपनी भारतीय संस्कृति को, परंपराओं को लगातार भूलते चले जा रहे हैं। अब लोगों पर हावी है तो पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह से हावी है, क्योंकि मोबाइल में जो देखते हैं फिर वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। एक दौर था जब रिश्तों को बहुत ज्यादा मायने दिया करते थे। माँ बाप, भाई बहन, परिवार में हर एक रिश्ते को, परिवार ही नहीं बल्कि गाँव के भी हर रिश्ते को रिश्ता समझा जाया करता था। लेकिन अब दौर पूरी तरह से बदल चुका है। दरअसल पहले गाँव की बेटी, वो हर चाहे किसी भी जाति, किसी भी समुदाय की क्यों ना हो, हर कोई उसे अपनी बेटी की तरह समझा करता था। लेकिन अब गांव की तो छोड़िए, बिल्कुल आसपास की हो या फिर घर परिवार में भी रिश्तों के बिल्कुल पूरी तरह से मायने बिगड़ चुके हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं मोबाइल पूरी तरह से जिम्मेदार है। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक ऐसा रिश्ता बनाया जा रहा था जिसको लेकर कुछ लोग ऐतराज कर रहे थे, और यही ऐतराज की ऐसी वजह बनती है कि 3 कत्ल हो जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि घटना के पीछे की ये वजह हो सकती है। कातिल ने जो कत्ल किया था ये सोचकर किया था कि कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक गलती कर जाता है, और गलती वो कैमरे में कैद हो जाती है और कोई नहीं जानता था। जब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को बड़े तफसील के साथ और बड़ी बारीकी से इसकी पड़ताल की तो कातिल सलाखों के पीछे पहुंच जाता है, और लोगों को एक ऐसा क्रूर चेहरा सामने आता है जिसको देखकर हर कोई परेशान हो जाता है, हर कोई हैरान हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर, और गाजीपुर जिले का एक थाना लगता है नंदगंज। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का गांव है कुसमिही कला, और इसी का एक छोटा सा माजरा लगता है खिलवा। बात कर रहा हूं 6 और 7 जुलाई 2024 की रात लगभग 1:15 के आसपास का ये वक्त हो रहा था। बिल्कुल अंधेरा था। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी, जिसका नाम आशीष होता है। आशीष ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, वो जाता है तो ठोकर खाकर गिर जाता है। अब जो ठोकर खाकर गिर जाता है, देखता क्या है कि घर में एक लाश पड़ी हुई है। उसने जो टॉर्च जलाई, उसने जो रोशनी की, रोशनी से पता चलता है कि उसका भाई चौखट पे पड़ा हुआ है। उसने और देखा तो उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई है, यानी कि वो मरी हुई थी। साथ ही जो उसका बाप है वो चारपाई के एकदम करीब पड़ा हुआ था, और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, खून बिखरा हुआ था। उसने जब ये इतना दृश्य देखा, इस दृश्य को देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से चीखने लगता है। वो जोर जब चीख रहा था, चिल्ला रहा था। रात के 1:15 के आसपास का वो वाकया था। पड़ोसी जाग जाते हैं, पड़ोसी भाग कर आते हैं। उसके बाद फिर बाकी भी लोग आते हैं, और यहाँ से ये लड़का निकल कर आशीष अपनी ताऊजी के घर जाता है। जाकर बताता है कि पापा को, मम्मी को और भैया को किसी ने मार दिया है। जैसे ही ये बात उसके ताऊजी को पता चलती है, ताऊजी भी और आसपास के जो लोग थे, अब यहाँ सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। जिस लोगों ने इस दृश्य को, इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा, वो देखकर बड़ा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये कत्ल किसने किया है। हर कोई ये जानना चाहता था। देखते देखते कोई व्यक्ति पुलिस को फोन भी कर देता है। पुलिस के पास जैसे फोन पहुंचता है तो एसपी ओमवीर सिंह और एसपी सिटी, एसएचओ, सीओ भारी पुलिस बल के साथ रात के 2 बजे मौके पर पहुंच जाते हैं। वो देखते क्या है कि 3 लाशें पड़ी हुई घर के अंदर। 2 लाशें झोपड़ी के अंदर थी और 1 लाश घर के अंदर थी, यानी कि चौखट पे वो लाश पड़ी हुई थी। ये कत्ल किसने किए थे, बस यही एक सवाल था। हर कोई जानना चाहता था, और जैसे जैसे घटना लोगों को पता चलती है, जो आसपास के इलाके के गांव होते हैं वहां तक ये खबर फैल जाती है। अब बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगते हैं। दिन निकल आता है। दिन निकलने के बाद अब लोगों में एक उबाल बन रहा था। पुलिस ने किसी तरकीब से इन तीनों शवों को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब गाँव वालों से पूछा जाता है कि ये कत्ल किसने किए हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। बहुत सारे सवाल थे, इन सवालों के जवाब पूछे जाते हैं। ये जो मृतक होता है, जिसमें मरने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है मुंशी बिंद यादव, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है देवंती, और जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। उनका एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है रामाशीष। मुंशी बिंद और देवबंदी, ये 3 की मौत हो चुकी थी। इनको मार दिया गया था बहुत बुरी तरह से। ऐसा लगता था जैसे भारी वस्तु से या धारदार चीज से गला पूरी तरह से रेत दिया गया हो। एक बेटा बचता है जो 16 साल का था। पुलिस उसके पास पहुंचती है। अब यहां पर एडीजी पीयूष मोरडिया, साथ ही डीआईजी डॉक्टर ओपी सिंह और एसएसपी, एसपी, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। मीडिया वालों का जमघट लग जाता है। इस कत्ल की घटना को सुनने के बाद हर कोई यहां जुट जाता है। दरअसल अब यही सवाल था कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। उधर तो पोस्टमार्टम के लिए, इधर लोगों में लगातार उबाल फैल जाता है, और उबाल की वजह से सुबह के 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। सहेड़ी नंदगंज मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वहां पर जाम लगा देते हैं। इस जो व्यक्ति है, जो मरा है, जिसका नाम मुंशी बिंद है, उसका जो बड़ा भाई होता है राम प्रकाश बिंद, लोगों ने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ कर उसको पीटने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सदर विधायक भी मौके पर पहुंच जाते हैं। लोगों में गुस्सा था कि इसने जानबूझकर पुलिस को 3 शव दे दिए हैं। ये कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे इन्वॉल्व है। और जैसे ये बात आती है तो बड़ा भाई भी रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, मुझे मत मारो।
पुलिस आखिरकार उसे बचा लेती है, लेकिन पुलिस से पूछती है कि तुम्हारा किसी पे कोई शक है? तो गांव के ही एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, और जब गांव के एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है तब उस व्यक्ति के साथ साथ 5 लोगों को और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाती है। जिनके नाम लिए गए थे वो कहीं भी इस घटनाक्रम में शामिल होते दिख ही नहीं रहे थे। आखिरकार पोस्टमार्टम के बाद शव आ जाते हैं, और जब शव आते हैं तो चोचक घाट शमशान घाट पर जो जाकर चोचकपुर शमशान घाट पर इन शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए जो एकमात्र छोटा बेटा बचा था 16 साल का आशीष, उसको बुलाया जाता है। जब जब उससे बात कर रहे थे, बात करते करते वो जोर जोर से तो रो ही रहा था, रोते रोते बेहोश हो जाता था। जब जब वो बेहोश होता था गांव वालों पर उसका रोना नहीं देखा जा रहा था। गांव वाले कह रहे थे कि यदि ये लड़का मौके पर होता तो शायद ये भी मारा जाता। लेकिन पुलिस ने पूछा कि आखिरकार बेटा तुम कहाँ गए थे? तब उसने कहा कि गांव में एक तिलक समारोह चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, वहां पर नाच गाना चल रहा था, तो वो उसमें चला जाता है। मेरे परिवार के यानी कि उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई, वो सब गए हुए थे इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन रात के जैसे ही 10:30 या 11 बजे के आसपास का वक्त था, उसके पिताजी कहते हैं चलो घर चलते हैं। यानी कि वो चारों जने, अब जो 3 मर चुके हैं और एक जो जिंदा बाकी बचा है, वो चारों घर वापिस आ जाते हैं। लड़का जो छोटा वाला था वो थोड़ा शरारती तत्व का लड़का था। चुपके से रात को मौका मिलता है, मौका मिलते ही वो वहां से जाकर फिर से ऑर्केस्ट्रा में चला जाता है, और ऑर्केस्ट्रा से जब वापस लौट कर रात को 1:15 पर आता है तब पता चलता है कि ये 3 लोग मर चुके हैं। पुलिस वालों को उसने पूरी कहानी बताई। पुलिस वालों ने अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। इसके लिए 5 टीमें गठित की जाती हैं और लोगों को शांत किया जाता है। लोगों से कहा जाता है बस किसी तरकीब से शांत हो जाओ, हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, जैसे वक्त देंगे हम अपना ईमानदारी से काम करेंगे। 5 टीमें बड़ी ईमानदारी से लग जाती हैं, एक एक चीज को बारीकी से लोगों को के पास जाते हैं, जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, उन सबसे बातचीत की जाती है। आखिरकार पुलिस उस तिलक समारोह में भी जाती है। वहां जाकर पता चलता है कि पूरे घटनाक्रम का वीडियोग्राफी भी हुई थी। जब वीडियोग्राफी होती है तो पुलिस ने उस वीडियोग्राफी को देखना शुरू कर किया, तो पता चलता है कि बाकी जो लड़का कह रहा था वो बिल्कुल सच था। उस वीडियोग्राफी में ये चारों जने आए हुए थे, और जब चारों जने आए थे तो यानी कि बाप और माँ और दोनों भाई, ये चारों के चारों वहां पर मौके मौजूद थे। बीच में ये 10-11 बजे के आसपास वहां से चले जाते हैं। उस वक्त ये दिखाई नहीं देते। पुलिस ने एक बार फिर से इस वीडियो को देखना शुरू किया। पुलिस ने उस वीडियो में जो देखा उसे देखकर पुलिस बड़ी हैरान थी। दरअसल जो लड़का रात को जाता है उसने कुछ अलग कपड़े पहने हुए थे, और जब दूसरी बार वापस आता है तब उसने कपड़े दूसरे पहने हुए थे। अब एसएसपी हो या फिर आईजी, डीआईजी, ये बड़े बड़े जो अधिकारी थे, इन्होंने उस लड़के से पूछा बेटा आशीष, जब तुम आए थे तब कपड़े और थे, जब दूसरी बार आए थे तब कपड़े और थे, ये कपड़े बदलने का राज समझ में नहीं आया। उसने कहा कि साहब मैं इस प्रोग्राम में आया था, मैंने इसलिए अच्छे कपड़े पहने थे और बाद में मैंने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। उसने पुलिस को ठीक से समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा कि जो कपड़े तुमने पहने हुए थे, जो कपड़े वीडियो में दिखाई दे रहे थे, बस वो कपड़े लाके दे दो। अब जब उससे वो कपड़े मांगे जाते हैं तो वो कपड़े लाकर दे ही नहीं पाता। पुलिस ने अब उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया। सख्ती से पूछा तब उसने कुछ ऐसी कहानी बताई जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल वो बताता है कि गांव की एक लड़की है जिससे वो 2 साल से प्यार कर रहा है। जब वो 14 साल का था तब उस गांव की लड़की से उसे प्यार हो जाता है और अपने प्यार का इजहार कर लेता है। लड़की को मोबाइल देता है, उससे कभी कभार जब मौका मिलता था तो बातचीत कर लिया करता था। यही बात उसने अपने पिता, अपने भाई, अपनी माँ को बताई। कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अभी वो 16 साल का ही है और लड़की भी कम उम्र की है। जब लड़की वालों को पता चलता है तो उन्हें भी बड़ा एतराज होता है। बाप ने समझाने की कोशिश की कि बेटा गाँव की बेटी है और गाँव की बेटी बहन की तरह होती है, इसलिए इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत करो। इस रिश्ते को जोड़ोगे तो लोगों को एतराज होगा और अच्छा नहीं लगेगा। इससे समाज में हम लोगों की और तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं जाएगी। बाप ने भी समझाने की कोशिश की, माँ ने भी समझाने की कोशिश की, बेटा भी समझा, यानी कि भाई भी समझा रहा था, लेकिन उसके समझ में आ नहीं रही थी। 16 साल का वो लड़का जो कि अभी शायद 10वीं या 11वीं क्लास में ही पढ़ रहा है, और उसके बाद उसने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया उसे सोचकर हर कोई सिहर जाता है। दरअसल जब उसके पिता रात को वापस लेके आ जाते हैं, एक बार फिर से वो जाता है, लेकिन कपड़े बदल के जाता है, और इस वक्त वो जो यहाँ से जाता है तो वो कत्ल करके जाता है। सबसे पहले अपनी माँ को मारता है। माँ को, पिता को, भाई को मारने के लिए उसने एक बाजार से खुरपी खरीदी थी। उस खुरपी यानी कि जो घास खोदने वाली खुरपी होती है, उसको बहुत तेज धार उसने लगाई, और तेज धार लगाने के बाद माँ के पीछे खड़ा हो जाता है और पूरी ताकत से उस खुरपी को अपनी माँ की गर्दन पर मारता है। और जैसे माँ की गर्दन पर लगती है तुरंत ही एक ही खुरपी में उसकी माँ मर जाती है, यानी कि विरोध करने की स्थिति में वो रह नहीं पाती। अब दूसरी चारपाई पे उसके पिता लेटे हुए हैं। अब दूसरी चारपाई पे जैसे पिता लेटे हैं तो उसने अपने पिता के भी गर्दन पे बिल्कुल वैसे ही वार किया जैसे माँ के। पिता खड़े हो जाते हैं, यानी कि विरोध करने की स्थिति में थे। इससे पहले कि कुछ कर पाते, कुछ कह पाते या देख पाते कि आखिरकार कौन मार रहा है, तुरंत ही दूसरी खुरपी मारी जाती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं, तड़प तड़प के दम तोड़ देते हैं। भाई कमरे में सोया होता है, घर के अंदर सोया होता है, ये झोपड़ी में सोए हुए थे। वो सीधा घर जाता है अंदर कमरे में, और जाने के बाद अपने भाई के पास वो तेजी के साथ जैसे माँ बाप को मारा था ठीक वैसे ही मारता है अपने भाई को। और जब भाई को मारता है तो भाई
वहां से अपनी गर्दन को पकड़ने के बाद जब घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था तो वो ज़्यादा दूर चल नहीं पाता, महज 20 मीटर की या उससे भी कम वो दूरी तय कर पाता है और चौखट के पास जाकर गिर जाता है। जैसे ही गिर जाता है उसके बाद पीछे से छोटा भाई आता है और उसको ताबड़तोड़ वार करके उसको मौत के घाट उतार देता है। आराम से कपड़े बदलता है और कपड़े बदलने के बाद उसे लगता है कि अब वो पकड़ा नहीं जाएगा, सीधा वो वहाँ एक फिर से ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम में जाता है और वहाँ जाने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब वापस चलते हैं। अपने दोस्तों के साथ वो वापस आ रहा था और घर जाने पहुंचा ही होगा और उसने पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया था। जब गांव के लोगों से ये बातचीत की जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला, कि गांव के लोगों ने ही इस लड़के पर शक जाहिर किया था और जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था उस व्यक्ति ने भी बता दिया था कि ये लड़का मेरी बेटी से प्रेम करता है, लेकिन एक ही घर में 3 कत्ल होते हैं, इसलिए पुलिस जल्दी से उस पर हाथ नहीं डालना चाहती थी क्योंकि गाँव वालों में उबाल था। उन्होंने वैसे ही रास्ते जाम कर दिए थे। अगर इस लड़के से एकदम से पूछताछ करना शुरू कर देते तो शायद बवाल और ज्यादा मच जाता और घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। वो इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है और FIR में जो धाराएं लिखी गई हैं उन धाराओं से पता चलता है कि या तो लड़के को आजीवन कारावास होगा या उसे फांसी की सजा होगी। अब शायद उसे जिंदगी में वो लड़की कभी मिल पाएगी, कभी उससे वो शादी कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उस अपराध की सजा कभी माफ नहीं हो सकती और वो उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजर जाएगी। काश उसने अपने पिता की बात मानी होती, काश उसने पिता की बात मानकर ये गलत कदम ना उठाया होता तो शायद आज 3 लोग जिंदा होते और ये शायद इसे भी अपना प्यार मिल जाता। अगर ये कोशिश करता, हो सकता है वहां से भाग जाता है, कुछ भी कर सकता था, लेकिन 3 लोगों की हत्या नहीं होती और एक जिंदगी बर्बाद नहीं होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज विकास कुमार हैं, शेख नाहिद और शाहनवाज नासिर हैं, ऋषभ निषाद हैं, नालेश कुमार हैं, फारूक अली हैं, राकेश कुमार, अनूप प्रजापति। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें महेंद्र वासुदेव, मुन्ना अहमद, रोहितास नेहरा, टीना जोशी हैं, अशरफ अली, इकबाल मोहम्मद, नितिन दिवाकर, साधना दिवाकर, आर्यन, रागनी जिया, मुस्तकीम अंसारी, अमित मीणा, राजू कुमार, जुबेर सुल्तान, यूनुस पठान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।